देखिए, ये जो लोग कहते थे कि दोषी हैं तभी तो सजा मिली, ये कौन लोग कहते थे? मेरा तो मानना है कि केवल वही लोग कहते थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के लंबरदार हैं। ये वही लोग कहते थे जो कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का एक कांग्रेस विरोधी और विपक्ष विरोधी नैरेटिव चलाती है, उस नैरेटिव के अंदर भागीदार हैं, वही लोग कहते थे। वरना जो समझदार लोग थे, जो निष्पक्ष लोग थे, जो लोग राजनीति को लोकतांत्रिक तरीके से चलाना चाहते हैं, नियमों और मानकों के हिसाब से चलाना चाहते हैं, उनका तो मानना था कि राहुल गांधी के ऊपर एक मानहानि का मुकदमा था और मानहानि के मुकदमे में इतनी ज्यादा सजा नहीं होती है आमतौर पर, जितनी सजा राहुल गांधी को दी गई है। और जिस तरीके से सजा दी गई है और जिस फुर्ती के साथ उसके ऊपर कार्रवाई हुई, वो तो वही बात बताती है कि राजनीति एक गला काटू प्रतियोगिता है। हमें मौका मिलेगा, हम अपने विरोधी का गला काट देंगे। हम कोई शिष्टता नहीं दिखाएंगे, हम कोई किसी मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, हम कोई अपने ऊपर संयम नहीं लगाएंगे। तो पुराने जमाने में युद्ध होते थे तो लोग रात को एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करते थे, युद्ध के कुछ नियम कानून होते थे। आज के जमाने में युद्ध के कुछ नियम कानून नहीं है, युद्ध बंदियों के लिए कुछ नियम कानून है, युद्ध के नियम कानून तो आजकल नहीं रह गए हैं। तो बिल्कुल जो लोकतांत्रिक संघर्ष है, जो राजनीतिक संघर्ष है, उस राजनीतिक संघर्ष को दरअसल इन लोगों ने इसी तरह का बना दिया है। तो मैं नहीं मानता हूं कि आम लोग इस बात को सोचते थे कि वो दोषी हैं इसलिए उनको सजा मिली है। ये अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान जिसका कि आपने उल्लेख किया, उसके संदर्भ में देखें तो फिर से ये सवाल सामने आता है कि आखिर इस पूरे प्रकरण में भाजपा को हासिल क्या हुआ राजनीतिक रूप से? क्या उसने राहुल गांधी के कद को ऊंचा बना दिया या वो जो लक्ष्य चाहती थी वो पा पाई? नहीं, देखिए, भाजपा ये मानती है जितना इनको परेशान किया जाए उतना अच्छा है। अगर ये परेशान हो रहे हैं तो इनको और परेशानी में धकेला जाए, लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई इन्होंने अपने जबान पर संयम नहीं है, इन्होंने मोदी नाम को लेकर जो बातें कही थी उनकी सजा मिल रही है। अगर ये जबान पर संयम होता, ये भाषण देना जानते होते, वो तो बहुत तरीके से विपक्षी को जितनी तकलीफ हो हमें उसके मुकाबले उसी के हिसाब से उतना ही प्रतिशत का सुख होगा। तो इस प्रकार की भावनाएं काम करती हैं, देखो मजा चखा दिया, देखो हमने क्या कर दिखाया। इस प्रकार का एक छिछले किस्म की राजनीति का विचार जो होता है वो ऐसे मौके में काम करता है। एक चीज जो कि केजरीवाल के ऊपर जो मानहानि के मुकदमे चलते थे और राहुल गांधी के ऊपर जो मुकदमा चला उसके संदर्भ में कही जाती है कि राहुल गांधी अगर माफी मांग लेते तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ता, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी और आज उनको सजा से थोड़ी छूट भी मिल गई, यानी कि उसको रोक लगा दी गई। तो क्या इसे कहा जाए कि राहुल गांधी की नैतिक जीत है एक तरह से इस मामले में? ये दो अलग अलग किस्म की परिस्थितियां हैं। केजरीवाल जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला रहे थे तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर बहुत कड़ी आलोचनाएं बहुत सारे नेताओं की थी और वो आलोचनाएं बहुत आक्रामक अंदाज में की गई थी। उस वक्त बहुत सारे नेताओं ने धीरे धीरे उनके खिलाफ बहुत सारे मानहानि के मुकदमे दायर कर दिए थे जो कई अदालतों में चल रहे थे। तो उन्हें उन अदालतों में उनका सामना करने में काफी दिक्कत हो रही थी। उसके बाद जब भी उन्होंने ये बयान दिए थे उस वक्त उनका कोई विचार नहीं था कि वो सक्रिय राजनीति में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, दूसरी पार्टियों के साथ उन्हें गठजोड़ बनाना होगा, उन्हीं नेताओं के साथ जिनकी वो निंदा आलोचना कर रहे हैं उनके साथ उन्हें उठक बैठक करनी, उन्हें बैठना होगा। तो उस वक्त उनका ये विचार नहीं था, लेकिन उसके बाद वो राजनीति में आ गए और पूरी परिस्थिति पूरी बदल गई। उस बदली हुई परिस्थिति में उनके लिए जरूरी था कि वो इन तमाम मुकदमों से छुटकारा प्राप्त करते और छुटकारा प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये रणनीति बनाई कि हमें खेद व्यक्त कर लेना चाहिए, हमारी इन लोगों से राजनीतिक प्रतियोगिता है और राजनीति के मैदान में हम इनसे लड़ेंगे। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि अदालत में मानहानि का मुकदमा भी लड़ा जाए उसके लिए। तो उन्होंने तय किया कि हमारी प्राथमिकता क्या है। हमारी प्राथमिकता इनसे राजनीति के मैदान में इनके साथ संघर्ष करने की है, यह हमारी प्राथमिकता ये है इनसे अदालत में मुकदमा लड़ने की है। तो उसके हिसाब से उन्होंने किया। राहुल गांधी के ऊपर इस तरह की परिस्थिति नहीं थी। राहुल गांधी हमेशा से ही चुनावी राजनीति में है, पहले दिन से। वो ऐसा नहीं है कोई जन आंदोलन वगैरह कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने कोई बात कही थी। तो राहुल गांधी अगर इसके ऊपर कोई माफी मांगते तो राहुल गांधी को खुद लगता था कि ये एक तरह से विचारधारात्मक समर्पण होगा, इसे माना जाएगा कि इन्होंने वैचारिक रूप से घुटने टेक दिए। तो उन्होंने तय किया कि हमारा कितना भी नुकसान हो जाए मैं किसी कीमत पे माफी नहीं मांगूंगा। तो दोनों परिस्थितियों में फर्क है और उसी के हिसाब से इन दोनों नेताओं ने अपना अपना निर्णय लिए। और मेरा मानना यह है कि अरविंद केजरीवाल का निर्णय अपने तई दुरुस्त था।
व्यवहारिक था। उसके बाद उन्हें अपनी राजनीति करने में बहुत सुविधा हुई। कई तरह की उलझनें थी, उलझनें खत्म हुई और अब वो सफलतापूर्वक अपनी राजनीतिक डगर के ऊपर चल रहे हैं। राहुल गांधी ने जो फैसला किया वो फैसला उनकी राजनीति के लिहाज से अच्छा था, दुरुस्त था और उस फैसले का उन्हें लाभ मिला। इस फैसले का जो इंडिया नामक गठबंधन है उसकी राजनीति पर कोई फर्क पड़ेगा? मैं ऐसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब राहुल गांधी को सजा मिली थी तो कई टीकाकारों ने कहा कि अब प्रधानमंत्री का पद कांग्रेस की तरफ से ज्यादा खुल गया है, तो लोग इसकी तरफ ज्यादा जोश से आएंगे कि हम इस गठबंधन से जुड़े और एक गैर भाजपा गठबंधन बने। तो क्या उस पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जो इंडिया नामक गठबंधन है उसके अंदर तो पार्टियों नेताओं में आपस में होड़ है। कोई भी अपने आप को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं करता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बंगलौर की बैठक हुई थी उसमें स्पष्ट किया था कि हम लोग विपक्ष की ये जो कवायद कर रहे हैं ये कोई प्रधानमंत्री का पद हासिल करने के लिए हम नहीं कर रहे। नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। आप मुझे एक नेता का नाम बताइए इसने कहा हो कि वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार है इसलिए विपक्ष की एकता के साथ में है। अगर उन लोगों का ये विपक्षी एकता का प्रस्थान बिंदु हो ही नहीं सकता कि हमें प्रधानमंत्री बनना है। अगर विपक्ष जीत जाएगा तो जाहिर है सबसे बड़ी पार्टी का जो नेता होगा वो अपने आप में ही प्रधानमंत्री पद के नेता के तौर पर उभर आएगा। इसके पीछे, इस विपक्षी एकता के पीछे जो सिद्धांत काम कर रहा है वो सिद्धांत ये है कि व्यक्ति और उसका चेहरा जरूरी नहीं है, चुनाव जीतने के लिए मुद्दा जरूरी है। मुद्दा कौन सा होगा जिसके इर्द गिर्द विपक्षी एकता हो रही है, मुद्दा कौन सा होगा जिसके इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाएगा, वो मुद्दे कौन से होंगे जिनके ऊपर साझा न्यूनतम कार्यक्रम लिखा जाएगा और जिसके आधार पर सारी पार्टियां अपना चुनाव लड़ेंगी। तो ये चीज, वो मुद्दा कौन सा होगा जिसको अपनाने से मोदी सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी की रफ्तार बढ़ती है, ये सब चीजें ज्यादा समझने की है। ये उम्मीद की जा सकती है कि जो संसद में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा पेश किया गया है उस पर अब बहस ज्यादा जोरदार होगी क्योंकि राहुल गांधी की वापसी हो रही है और शायद ये एक नैतिक जीत के रूप में भी होगी विपक्ष के लिए। निश्चित रूप से राहुल गांधी विपक्ष में होंगे, वहां पर संसद में होंगे तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा। यानी जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था तो विपक्ष की तरफ से कौन बोलेगा, तो हमेशा एक बात आती, राहुल गांधी तो अब नहीं है संसद में। देखिए, आपको ध्यान होगा जब अदानी वाला मसला आया था, यानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, तब राहुल गांधी ने संसद के अंदर एक बहुत ही जोरदार भाषण दिया था और उस भाषण को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। उसके बाद से ही लगातार वो सदन में उनकी आवाज सुनने को नहीं मिली है। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद, अदानी मसले के बाद में अब जब राहुल गांधी सदन में आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव पे या अन्य किसी मौके के ऊपर बोलेंगे तो उसका निश्चित रूप से बहुत विशेष महत्व होगा। और विपक्ष की एकता करने में राहुल गांधी ने जो भूमिका निभाई है वो भूमिका काफी गरिमापूर्ण भूमिका है। उनकी मां निकल के आई, उन्होंने जब पटना में जो बैठक हुई थी तब सोनिया गांधी उतनी सक्रिय नहीं थी। उनको गठजोड़ बनाने का और गठजोड़ के घटक दलों को अपने साथ रखने का पुराना अनुभव है सोनिया गांधी को। वही कांग्रेस पार्टी को एकला चलो रे की नीति से हटाकर गठजोड़ की रणनीति की तरफ ले गई थी। तो जिस तरीके से सोनिया गांधी ने भूमिका निभाई है उससे कांग्रेस घोषित हो या अघोषित इस विपक्षी एकता की एंकर पार्टी बन गई है।